नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और अभी हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो पठार है, जिसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। इससे पहले 2 पठार को कंप्लीट कर दिया गया है, मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। मध्य उच्च प्रदेश के भी 5 भाग है, जिनको एक-एक करके पढ़ा दिए गए। और पिछला वीडियो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी और ये तीसरा है बघेलखंड का पठार का। तीनों पठार कंप्लीट हो गए, यानी कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इससे संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अगर यह वीडियो सारे के सारे देख लेते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, तो आप कहीं किसी प्रकार से आपको परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार को ध्यान से समझेगा। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, जैसे कि ये वाला भाग क्या है, बघेलखंड है। ठीक है, ये पूरा के पूरा बघेलखंड है। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है बघेलखंड मध्य प्रदेश के। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, तो क्षेत्रफल इसका 26,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 26,000 वर्ग किलोमीटर है वर्तमान में। लेकिन यह पूरा की पूरा बघेलखंड का पठार ये इधर यहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी यह पठार है। ठीक है, तो इस पूरे पूरे पठार का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितना है, यह इसका क्षेत्रफल है, पूरे का क्षेत्रफल है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल पूरा। यह पहले 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 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कहलाता था। ठीक है, सबसे बड़ा पठार कहलाता था। लेकिन वर्तमान में यह मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का सबसे सबसे छोटा छोटा पठार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 26,000 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में कितना है? तो यह प्रतिशत में 7% है। कितना? 7% है। ठीक है, ये सबसे छोटा पठार है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी स्थिति क्या है? बघेलखंड के जो बघेलखंड है उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 26,000 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। और प्रतिशत की बात करें तो 7% भाग में यह फैला हुआ है। यहाँ पर जिले कौन कौन से आते हैं? तो इस पठार के अंतर्गत जिले आते हैं सीधी। सीधी के बाद में हम बात करते हैं शहडोल। शहडोल, ठीक है, शहडोल, उमरिया, उमरिया, मंडला, मंडला, डिंडोरी। ये सारे के सारे जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीधी, शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, ये जिले इसी के अंतर्गत आते हैं, इस पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी औसत वर्षा कितनी हो जाती है? तो औसत वर्षा होती है वर्षा 170 से 140 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 70 से 140 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर इस पठार में होती है। ठीक, आगे हम और बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो औसत ऊंचाई इसकी है, सबसे ऊंचा है लगभग लगभग 1200 से 1600 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। 1200 से 1600 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है इस पठार की। यहाँ पर मिट्टी
की बात करते हैं, मिट्टी कौन कौन सी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस पठार में मिट्टी लाल काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी इस पठार में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस पठार में कोयला क्षेत्र आता है। कोयला क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इस पठार में? कोयला क्षेत्र, तो कोयला क्षेत्र दो है। एक है सोहागपुर, सोहागपुर कोयला क्षेत्र। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जिसका नाम है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ठीक है, इस पठार में हमने बात करी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1200 से 1600 मीटर। और मिट्टी किस प्रकार की? लाल काली मिट्टी है। और कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और सिंगरौली यह दूसरा बड़ा क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हम और बात करें तो नदियां कौन कौन सी यहाँ से इस पठार से निकलती है। तो नदी की बात करेंगे, नदियां सबसे पहली तो सोन नदी इस पठार से निकलती है। और सोन के बाद में यहाँ पर जोहिला नदी। ठीक है, सोन के बाद में जोहिला नदी, और एक और नदी आती है गोपद नदी। यह नदी भी इस पठार से होकर निकल, जो कोयला है यह कोयला मध्य प्रदेश में उत्पादन और भंडारण में। ठीक है, कोयला की बात करते हैं। कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। और भंडारण में पांचवा स्थान है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कोयला जो मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है और भंडारण की दृष्टि से पांचवा स्थान है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो बिटुमिन्स कोयला है। ठीक है, बिटुमिन्स कोयला मध्य प्रदेश में है। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मध्य प्रदेश में है। यह प्रश्न पूछा गया था पिपरी पारकोटा। इस क्षेत्र से कोरंडम खनिज निकाला जाता है। ठीक है, यह कहाँ आता है? तो यह सीधी में आता है। सीधी जिले के पिपरी पारकोटा में कोरंडम की खदान है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में इस पठार से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। इस पठार से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। बीचों बीच गुजरती है। ठीक, तो यह सब इम्पोर्टेंट बात हो जाती है इस पठार की। जैसे कि इस पठार से निकलती है कर्क रेखा बीचों बीच में। इसके बाद में औसत यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है इसकी 1200 से 1600 मीटर औसत ऊंचाई है। इसके बाद में मिट्टी यहाँ पर लाल काली मिट्टी है। इसी पठार में कोयला क्षेत्र दो है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यही है, और सिंगरौली कोयला क्षेत्र यह दूसरा है। और यहाँ पर उत्पादन की हम बात करें तो चौथा स्थान है मध्य प्रदेश में, और भंडारण की दृष्टि से यह पांचवा स्थान है मध्य प्रदेश में। और नदियां यहाँ पर कौन कौन सी निकलती है? सोन, जोहिला और गोपड़ नदियां यहाँ से निकलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में बिटुमिन्स कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसी क्षेत्र में बघेलखंड के क्षेत्र में
पिपरीपार कोटा जो कि कोरंडम खदान निकाली जाती है, जो कहाँ पर सीधी जिले में स्थित है। बघेलखंड के हमने क्षेत्रफल की बात करी तो 26 लगभग ये 26,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश का ये सबसे छोटा पठार है और प्रतिशत की बात करें तो 7% में फैला हुआ है और सीधी, शहडोल, उमरिया और मंडला, डिंडोरी ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं और औसत वर्षा 70 से 140 सेंटीमीटर तक हो जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश का भूगोल कंप्लीट है, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियां आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए वैसे मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ पर कौन से जिले में होकर गुजरती, ये सारी बातें एक एक नदी को लेकर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इस चैनल पे आप बने रहेंगे, आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर मैं आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।